नेक्स्ट आपके पास अब शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स 2 की वीडियोस लेके आए हैं। इस वीडियो में हम तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अहम है, कम से कम हर चैप्टर का आप यूँ समझे एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कोई ना कोई ऑप्शन में। सो अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, why long spanner is used to open a tight nuts of the vehicle's tire while the tightening a small nut extra long wrench is not suitable? Why? यानी कोई हैवी या बड़ा नट है, टाइट नट है, उसके लिए लॉन्ग स्पैनर यूज़ करते हैं, जबकि टाइटनिंग जब कर रहे हो तो हम छोटे नट के लिए स्मॉल स्पैनर यूज़ करते हैं। या छोटे नट को भी अगर ज़्यादा टाइट करना है तो बड़ा स्पैनर लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज़ किया जाता है? तो उसका आंसर है लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क। क्योंकि आगे अभी फार्मूले में बताया जाएगा कि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है लॉन्ग स्पैनर से। टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ये टॉर्क की डेफिनेशन है। अ लॉन्गर स्पैनर इंक्रीजेज द डिस्टेंस, क्योंकि जब स्पैनर की लेंथ इंक्रीज होगी तो आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। So thus less force is needed to turn the nut. However, when tightening a small nut, an extra long wrench is unsuitable because it may damage the nut or slip ड्यू टू द एक्सेसिव टॉर्क। टॉर्क उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होगा, इस वजह से वो उस छोटे नट को ज़्यादा टाइटनिंग करने के बजाय उसको स्लिप करके ख़राब कर देगा। सो टॉर्क का जो फार्मूला आपके पास दिया हुआ, टॉर्क इज इक्वल्स टू है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ऊपर डिस्कस भी हुआ है। इस क्वेश्चन की एग्जांपल भी है कि जो मैकेनिक्स हैं वो लॉन्ग जो है स्पैनर यूज़ करते हैं लूज करने के लिए नट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ डोर, व्हाट विल हैपन इफ द डोर नॉब इज एट द मिडल ऑफ द डोर? तो डोर नॉब जो दरवाजे का हैंडल है जिसको आप होल्ड करके दरवाज़ा ओपन या क्लोज करते हैं, वो हमेशा दरवाजे के बिल्कुल एज पे क्यों लगा है, दरमियान में क्यों नहीं लगा होता? ड्यू टू डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ द डोर टू इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ज़्यादा होता है पिवट से, तो वो एज ऑफ द डोर पे इसलिए लगा होता है ताकि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट हिंजेस, जो इसकी पिवट है यानी जहाँ से दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, इज़ लार्ज, यानी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टॉर्क आसानी से लगेगा। इफ़ द नॉब इज़ फिक्स्ड एट द मिडल, अगर मिडल में हुआ, द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज़ रिड्यूस्ड एंड मेकिंग इट हार्डर टू क्लोज और ओपन द डोर, फिर हमें मुश्किल होगी दरवाजे को खोलना और बंद करना, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उतना टॉर्क लगाने के लिए। फार्मूला अगेन आपके पास है, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज इक्वल्स टू टॉर्क। एग्जाम्पल भी आपके पास यही है कि दरवाजे को कॉर्नर एज से पुश करने से आसानी से खुल जाएगा, हिंजेस से नहीं खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर एंड अ बॉलिंग बॉल फ्रॉम द सेम हाइट, एक बॉल है जो बॉलिंग में आपने देखा होगा यूज़ होती है, ये गेम है बॉलिंग बॉल, और दूसरा फीदर है, दोनों को इकट्ठा छोड़े, विच विल रीड द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? तो द बॉलिंग बॉल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट because it experiences less air resistance relative to its weight, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो उसको एयर रेजिस्टेंस कम मिलेगी, जबकि फेदर को ज़्यादा मिलेगी। सो इट एक्सेलरेट ऑलमोस्ट फ्रीली अंडर ग्रेविटी, वो इजीली अपनी स्पीड को इंक्रीज करके ज़मीन की तरफ आ सकता है। द फीदर हैज़ अ वेरी स्मॉल वेट, उसका वेट बहुत कम है, एंड लार्ज एयर रेजिस्टेंस, सो इट क्विकली रीचेज टर्मिनल वेलोसिटी एंड फॉल्स मच स्लोअर, क्योंकि उसको फ़ौरन टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वेट कम है, जल्दी से हवा उसको रोकने में कामयाब हो जाएगी, तो उस वजह से वो बहुत स्लोली ज़मीन की तरफ आएगा, जबकि बॉलिंग बॉल बहुत तेज़ी से आएगी अपने वेट की वजह से। सैंपल में क्लियर किया गया है, इन वैक्यूम बोथ फेदर एंड बॉल फॉल एट द सेम रेट ऑन अर्थ द बॉल रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट। होता क्या है कि जब वैक्यूम में होगा तो कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, दोनों सेम रेट से आएंगे, इकट्ठे गिरेंगे, लेकिन जब अर्थ पे होगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से फेदर आराम से आएगा और बॉल जल्दी ज़मीन की तरफ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू आइस स्केट्स एफर्टलेसली स्लाइड ऑन आइस वाइल योर शूज़ कॉज स्किडिंग? यानी आइस स्केट्स जो है वो आसानी से स्लाइड कर रहे होते हैं और आपके शूज़ स्लिप हो रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है?
आंसर है आइस स्केट्स हैव शार्प ब्लेड्स विच रिड्यूस द एरिया ऑफ कांटेक्ट कॉजिंग प्रेशर टू इंक्रीज। जो आइस स्केट के शूज़ होते हैं या जो भी वो टूल यूज़ करते हैं उनमें शार्प ब्लेड्स होते हैं, जिस वजह से आइस के ऊपर उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम हो जाता है। दिस मेल्ट्स अ थिन लेयर ऑफ आइस बीनीथ द ब्लेड्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड अलाउइंग स्मूथ स्लाइडिंग। वो क्या करते हैं, एक पहली बात तो यह कट करते हैं उस आइस को जो ब्लेड के नीचे आ रही होती है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है और वो स्मूथली स्लाइड कर सकते हैं। शूज़ हाउएवर हैव लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है शूज़ का। रफ सोल्स विच क्रिएट मोर फ्रिक्शन दस दे डू नॉट इजीली स्लाइड एंड मे स्किड, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा करते हैं वो एक रफ होने की वजह से और सर्फ कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने से। फार्मूला इस पे प्रेशर का लगता है इज इक्वल्स होता है फोर्स ओवर एरिया। यही एग्जांपल है, स्केटर्स स्लाइड स्मूथली बिकॉज ऑफ मेल्टेड वाटर लेयर वाइल द वॉकिंग शूज इज हार्डर ऑन आइस। Question number 5 है, explain why it's easier to push a car on flat tires than inflated ones. What happens to the frictional force between the tires and the road? फ्लैट टायर यानी पंचर टायर आप समझ लें, वो उस पर गाड़ी चलाना आसान है। इन्फ्लेटेड, अक्सर स्टूडेंट्स का कहना है इन्फ्लेटेड। तो बेटा यहाँ स्टेबिलिटी के लिहाज से बात हो रही है, स्टेबल कौन सी है? ज़्यादा फ्लैट टायर्स वाली जो कार होती है उनमें एक्सीडेंट के चांस, उसके हावर होने के, स्लिप होने के चांस ज़्यादा होते हैं, फ्लैट टायर के नहीं होते। फ्लैट टायर इंक्रीजेज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टायर एंड द रोड। उनका कॉन्टैक्ट, उनका जोड़ ज़्यादा होता है फ्लैट टायर का। विच डिक्रीजेज द प्रेशर, लोअर प्रेशर रिड्यूसेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, उससे उसका प्रेशर कम होता है और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होती है। मेक इज ईजियर टू पुश, उसकी वजह से हमें उसे धक्का लगाना आसान है। इन्फ्लेटेड टायर हैव लेस कॉन्टैक्ट एरिया, इन्फ्लेटेड टायर कुछ हवा में उठे हुए भी होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट एरिया कम है। एरिया कम होने से प्रेशर इंक्रीज होगा और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लार्जर रिक्वायरिंग मोर एफर्ट टू पुश द कार, उस वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी। फार्मूला वही प्रेशर वाला है, फोर्स ओवर एरिया, और इसी वजह से इलेवेंथ एग्जांपल डाली गई है। इट इज इजियर टू ड्रैग अ बॉक्स ऑन फ्लैट सरफेस विद लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया कंपेयर टू ड्रैगिंग इट ऑन पॉइंटेड सरफेस। तो फ्लैट सरफेस पे आसान होता है स्टेबिलिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड स्कूल बस which stance would you provide better stability and prevent you from pushing over legs joined और legs separated apart? कौन से कंडीशन में आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जुड़ी हुई लेग्स पे या आपको टांगों को खोल के ज़रा अपने आप को स्टेबल ज़्यादा करें? तो ऑब्वियसली स्प्रेडिंग योर लेग्स अपार्ट प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी बिकॉज इट इंक्रीजेज द बेस एरिया। जब आप ज़्यादा अपनी टांगी चौड़ी करके खड़े होंगे उससे आपका बेस एरिया बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लार्जर बेस एरिया मेक्स इट हार्डर फॉर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट टू फॉल आउटसाइड द बेस। तो वो मुश्किल होता है उस बेस एरिया से इतनी ज़्यादा फोर्स लगा के उसको बाहर निकालना। So when with legs joint base area will be low narrow, so little force can cause imbalance, यानी थोड़ी सी फोर्स लगेगा आप गिर जाएंगे। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद लार्जर बेस एरिया, ये कॉन्सेप्ट है और एग्जांपल भी दी हुई है एथलीट्स की। स्टेबिलिटी के लिए लेग्स को स्प्रेड कर लेते हैं बॉल कैच करते हुए ताकि स्टेबल रहें। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई अ मूविंग बाइसाइकिल इज इजी टू बैलेंस, रिलेट दिस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशन मोशन। ये अहम सवाल है। अ मूविंग बाइसाइकिल इज इजियर टू बैलेंस ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल मोशन एंड गायरोस्कोप इफेक्ट। तो क्या होता है, द स्पिनिंग व्हील्स क्रिएट एंगुलर मोमेंटम विच रेजिस्ट चेंज इन डायरेक्शन। तो स्पिनिंग व्हील की वजह से एंगुलर मोशन एक ऐसा क्रिएट होता है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने से रोकता है। दिस मेक इट सुटेबल वाइल मूविंग। When the bicycle is stationary, there is no angular momentum, so it is hard to balance. खड़ी सिंपल खड़ी बाइसाइकिल है, मूव नहीं कर रही, उसको बैलेंस करना, सीधा खड़े करना मुश्किल है। चलती बाइसाइकिल में आपने स्टेबिलिटी का टेंशन नहीं लेनी। फार्मूला इसमें एंगुलर मोमेंटम का यूज़ हो रहा है, एल इज इक्वल्स होता है आई ओमेगा की। आपके कोर्स में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए है, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए डेली लाइफ एक डाली गई है। स्पिनिंग टॉप जो कि एक लट्टू होता है, वो घूमता हुआ फिर भी स्टेबल होता है, लेकिन जब वो रुका होगा रेस्ट में वो स्टेबल नहीं होगा। क्वेश्चन 8 है आपके पास, व्हाई इज इट अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप is unstable and what factors affect the stability of an object balanced on a point? इन एक पेंसिल है वो अपने टिप अपने सिक्के पे खड़ी होना चाहिए, वो अनस्टेबल क्यों है?
क्योंकि a pencil standing on its tip is unstable because of the center of gravity is high and the base support is very small. बेस एरिया है ही नहीं, सिर्फ पेंसिल की टिप है और हाइट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट पे होगा. स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. पहला फैक्टर जो स्टेबिलिटी का है वो हाइट है एंड द साइज ऑफ बेस एरिया, और दूसरा फैक्टर साइज ऑफ बेस एरिया. ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. अ हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्मॉलर बेस एरिया इज द रीजन ऑफ लेस स्टेबिलिटी. उसी वजह से लेस स्टेबल है. कॉन्सेप्ट है इसमें लोअरिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वाइडनिंग बेस एरिया इंक्रीजेज स्टेबिलिटी. एग्जांपल इसमें एक डाली गई है पिरामिड की कि उसका बेस एरिया ज़्यादा है, हाइट जितनी भी हो बेस एरिया के रेलेवेंट एरिया इंक्रीज करके हम उसको ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं. Question number 9 है while driving what happens the driver take the curve too fast. How does centripetal force play a role in keeping the car from skidding off the road? पहली बात तो बहुत तेज़ी से जब वो कर्व करेगा तो उसके साथ क्या होगा और उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल क्या है कि वो उसे रोड पे रखे, स्किडिंग से बचाए, उसको स्लाइड करने से बचाए. तो व्हेन अ कार टेक्स अ कर्व टू फास्ट, जब किसी कर्व से बहुत तेज आएगी द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मे एक्सीड द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड कॉजिंग द कार टू स्किड आउटवर्ड. जब बहुत तेज़ होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि वो टायर और रोड के जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे बढ़ जाएगी और फिर स्लिप होने लग जाएगी. सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है कार को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए. इफ़ द स्पीड इज़ टू हाई फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और उसका फॉर्मूला है एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. और एग्जांपल है कि कार इसलिए कर्व्स पे स्लो हो जाती हैं ताकि स्किड ना करें. लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हमारे पास. कंसिडर अ सिचुएशन वेयर अ स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग इन अ सर्कल. एक बॉल है जो स्विंग भी कर रही है और किस सर्कल में मूव कर रही है, एक रस्सी या एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुए हुए. हाउ डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरी एज द बॉल मूव्स अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स इन द सर्कुलर पाथ एंड व्हाट फोर्सेस आर इन्वॉल्व. क्या क्या उस पर फोर्सेस होगी. सो आंसर है आपके पास द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स needed to keep the ball moving in circular path. The magnitude of the tension depends on the speed and mass of the ball and the radius of the circle. Tension is maximum when the ball is at lowest point. It also balances weight in addition to providing centripetal force. और यही चीज़ है कि वो सारा आपको वेट की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है. और फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप एक स्टोन को किसी धागे से बांध के उसे घुमाएंगे तो बिल्कुल ऐसी ही उसकी स्पीड चेंज होगी, टेंशन फोर्स से चेंज होगी अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, 10th नहीं था, 11th क्वेश्चन लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ये है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स in geostationary orbit to maintain a specific speed. क्वेश्चन आपके पास है कि communication satellites must maintain a specific speed so that their orbital period matches the Earth's rotation such as 24 hours. यानी उनकी ऐसी ऑर्बिटल में रखा जाता है कि उनकी स्पीड मेंटेन रहे और वो अर्थ के लिहाज से जियो स्टेशनरी, यानी अगर एक सैटेलाइट पाकिस्तान की टॉप पे रह रहा है और अर्थ की रोटेशन के साथ बिल्कुल वो बराबर रोटेट करके अपने आप को पाकिस्तान की टॉप पे ही रख रहा है, अब वो उस पोजीशन पे रहने के लिए उसे इस स्पीड से मूव करना है कि वो अर्थ के साथ बराबर रोटेशन में जाए. दिस अलाउज देम टू रिमेन फिक्स्ड अबाउट वन पॉइंट ऑन द अर्थ. फिक्स पॉइंट पे होता है. इफ़ द स्पीड चेंजेस द सैटेलाइट विल ड्रिफ्ट अवे. स्पीड चेंज होने से वो उसका जो सर्कल है, उसका ऑर्बिटिंग का सर्कल बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और उसके रिएक्शन में फिर कम्युनिकेशन जो है वो सिग्नल्स लॉस हो जाएंगे. फार्मूला ऑर्बिटल स्पीड का आपने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल्स टू या तो 2πr/t यूज़ कर लें या √gm/r. और यही चीज़ यूज़ होती है टीवी सैटेलाइट्स में कि वो आपको रेगुलर सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कांस्टेंट स्पीड में अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहे हैं और उनकी ऑर्बिटल स्पीड चेंज नहीं हो रही. सो दीज आर द 11 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. इनको ज़रूर तैयार करिए. और अगेन रिमाइंड करवाया जा रहा है कि अगर कोई ऑप्शन है कमेंट्स में ज़रूर बताएं. नोट्स के लिए 10 कमेंट्स के बाद नोट्स शेयर किए जाएंगे. सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. अगेन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा. टेक केयर स्टूडेंट्स.